हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। जैसे कि कहा था मैंने आपको कि हम वर्ल्ड मैप से शुरू करेंगे ज्योग्राफी वाला पोर्शन। डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले तो आपको अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कंट्री दिख रही होगी जो अपनी ही कंट्री है, दैट इज़ इंडिया, ठीक है। दिस इज़ इंडिया। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप को देखेंगे, बट उससे पहले अर्थ का एक बार स्ट्रक्चर देख लो। कहीं ना कहीं जियोइड शेप अर्थ की बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले दिस वन इज़ एशियन कॉन्टिनेंट। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे आपको अर्थ के ऊपर, जैसे कि ये इधर आ जाएगा एशियन कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा आगे जाओगे, ऊपर वाले पोर्शन में अगर देखोगे, दिस इज़ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। नीचे आओगे, ये आपको मिल जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ योर साउथ अमेरिका। इसके ऊपर जाओगे तो दिस इज़ योर नॉर्थ अमेरिका। घूम के आ जाओ, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपको इस पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है। दिस वन, ये जो दिख रही है ना बीच में चीज़, इसको जीलैंडिया बोलते हैं। 2017 में एक न्यूज़ आती है कि एक और कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है, बट इसको हमने ऑफिशियली अभी कॉन्टिनेंट की श्रेणी में नहीं डाला है। हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट आज भी कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। इसको 8th बोल तो देते हैं, पर बुक्स के ऊपर अभी भी आपको 7 कॉन्टिनेंट्स ही मिलेंगे। अब इसको क्यों कॉन्टिनेंट नहीं बोला गया? जस्ट बिकॉज इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, मतलब इसको कॉन्टिनेंट बोला जाए उसके लिए इसका साइज़ सफिशिएंट नहीं है। और इवन इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट में भी प्लेस नहीं करा गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये माइक्रो कॉन्टिनेंट भी नहीं है। माइक्रो का जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ये बड़ा है, तो दैट्स वाई इसको हम कॉन्टिनेंट तो कंसीडर कर लेते हैं, पर ऑफिशियल पेपर्स पे आपको कभी भी ये जीलैंडिया वाला जो पोर्शन है इसके बारे में नहीं देखने को मिलता। 1 बाय 1 सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, सारी की सारी लोकेशंस हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम दिख रहे होंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, इजिप्ट, लीबिया। अब एग्जाम्पल के लिए, अभी रिसेंटली आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, तो ब्रिक्स में यहाँ से ईरान एक नई कंट्री है जो कि ऐड हुई है, ठीक है। और वैसे ही अगर यहाँ पे इजिप्ट देखोगे आप, दिस वन इज़ इजिप्ट। नीचे इथोपिया दिखेगी आपको, ये भी न्यूली एडेड कंट्रीज़ हैं आपके ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है, उन्होंने अपना डिसीजन अभी हॉल्ट पे रखा है। दे हैवेंट डिसाइडेड कि हमें पार्ट लेना है या नहीं लेना है, और यूएई ने पार्टिसिपेशन कर लिया है। तो दैट्स वाई जो लोकेशंस होती हैं वर्ल्ड मैप की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ताकि जैसे ही कंट्री का नाम आए आपको पता हो कि कहाँ की बात चल रही है, ठीक है। सो कंट्रीज़ का जो नाम होता है, नामकरण है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे इजी कंट्री से शुरू करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड मैपिंग, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ अमेरिका, क्योंकि ये ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपने सुनी हुई हैं, ठीक है। बचपन से आप सुनते आ रहे हो, कोलंबिया के बारे में आप सुनते आ रहे हो, ब्राज़ील के ऊपर सॉन्ग्स सुनते आ रहे हो। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको काफ़ी नोन मिलेंगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं, पर उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें वर्ल्ड मैप की पढ़नी पड़ती हैं। तो कुछ माउंटेन्स होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, वहाँ पे आपको वॉल्केनोज मिल सकते हैं। पीक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हाईएस्ट पीक कौन सी इम्पॉर्टेंट है, कुछ खास उनका रेलिवेंस होता है, तो इस वजह से पढ़ना पड़ता है। लेक्स के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लेक्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं वाटर का। वाटर की जगह पे अगर मैं बोलूँ कि रिवर का, कई रिवर्स ऐसी होती हैं जो लेक से ही ओरिजिनेट कर रही होती हैं, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लेशियर। ग्लेशियर से भी लेक्स बनती हैं और लेक्स के बाद रिवर्स निकल रही होती हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। कई जगह पे आप न्यूज़पेपर में देख लेते हो कि कुछ, जैसे एक लेक सुनी होगी आपने, पोपो करके, तो वो ड्राई अप हो रही थी, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में आ जाती है ना। वो पोपो तो मैंने बोल दिया, पर है कहाँ पे? नाउ यू शुड नो दैट किस कंट्री में ये लेक लाई करती है। क्वेश्चंस आते हैं। रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना है। ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रासलैंड्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। डिफरेंट नेम से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ग्रासलैंड के नाम जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। प्लेटूज़ के बारे में पढ़ना है। अगर माउंटेन ऐसे आपको दिखती है तो प्लेटू कुछ आपको ऐसे दिखेगा, टेबल लाइक स्ट्रक्चर आपको टॉप पे दिखता है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको या तो गोल्ड मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, उनकी माइनिंग करी जा रही है, ठीक है। कहीं पे आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कहीं पे कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं से कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे प्लेसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद करो, जब आप एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे 225 मिलियन ईयर्स एगो, आपने इंग्लिश के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा बचपन में ये चीज़,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें आपको दो टर्म्स बार बार मिलेंगी, एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा मिलेगा ओशन। कॉन्टिनेंट की जब भी बात होगी तो यहाँ पे मतलब लैंड मास के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे उनके घर हैं, तो कॉन्टिनेंट। ओशन इज़ ऑल रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, तो आप इस छोटे से अर्थ के स्ट्रक्चर पे देखो कि एक तो ब्लू कलर दिख रहा है और दूसरा जो है वो सॉइल लाइक कलर दिख रहा है आपको। ठीक है, मिट्टी की तरह कलर दिख रहा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है दैट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट, और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं ओशन। ठीक है, तो 225 मिलियन ईयर एगो अगर आप चले जाओ तो बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट एक ही हुआ करता था, एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करता था जिसको बोल देते थे पेंजिया। इस तरह से आप शॉर्टकट में नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में, ऑल दो PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, बट स्टिल यू कैन मेक स्मॉल नोट्स इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ करे हुए हैं। ठीक है, तो ये था पेंजिया जो कि एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करता था। टाइम बीतता गया तो 150 मिलियन ईयर्स एगो अगर हम चलें तो बोला गया बीच से ये प्लेट टूट जाती है। ठीक है, बीच से जब ये प्लेट टूटी तो दो इसके कॉन्टिनेंट इमर्ज हो के आए, एक ऊपर नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ वाले को बोला गया लॉरेशिया, क्या बोल दिया गया, लॉरेशिया। एंड साउथ वाले को बोला गया गोंदवाना। एक टीवी आता है LG का, लाइफ्स गुड, उससे याद रख लेना, LG, लॉरेशिया, गोंदवाना। इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी भी बन के आई, ये वाली, जिसको बोल दिया गया टेथिस सी। क्या बोल दिया गया, टेथिस सी। बोला जाता है जो आज का मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे आपको देखो इस मैप को, ये आज का टाइम है, ये जो मेडिटेरियन सी है ये टेथिस का ही रेमिनेंट है, मतलब यहाँ पे ये टेथिस सी रह गया था, बाद में और कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ते गए तो यहाँ पे टेथिस सी बच गया है। ठीक है, मेडिटेरियन सी जो आप सुनते रहते हो। अब 150 मिलियन ईयर्स एगो के बाद आ जाओ 100 मिलियन ईयर्स एगो। अब बोला गया कि और ज़्यादा कॉन्टिनेंट फॉर्मेशंस हुई जो आज के टाइम पे आप देखते हो, पर कुछ हद तक ये अभी भी जुड़े हुए थे, चीज़ें आपको जुड़ी हुई दिखेंगी। ये देखो इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है अभी, इंडिया जो है गोंदवाना का पार्ट था, बाद में जाके ऊपर ये टकराएगा और लॉरेशिया के साथ जुड़ेगा, और एशिया का पार्ट आज इसको कंसीडर किया जाता है। जो आज के टाइम पे आपको अर्थ दिखती है दैट्स हाउ इट अपीयर्स। ठीक है, तो एक आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो एरा एपॉक्स होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, उसके हिसाब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमारा जो चल रहा है वो होलोसीन है, याद रख सकते हो आप, होलोसीन प्रेजेंट टाइम का। प्रेजेंट टाइम का रख लो, ये जुरासिक वाला वो पीरियड है जब डायनासोर्स ख़त्म होने लगे थे। ठीक है, इनका शुरू कैसे हुआ और ख़त्म कैसे हुआ वो सारा पीरियड आ जाता है जुरासिक के अंदर। क्रिटेशियस पीरियड आ जाता है। हमें जो याद रखना है दैट इज़ द होलोसीन। ठीक है, होलोसीन के बारे में याद रख लो, बाकी कुछ नहीं याद रखना। अब देखो प्रॉपर प्लेट्स बन चुकी हैं, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। वन बाय वन देख लेते हैं अब चीज़ें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं मैप्स, और जो दूसरी आएगी कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना तो कंट्रीज़ के नाम आते हैं, जैसे क्लाइमेट के बारे में अगर आपको पढ़ना है, हवाएं कहाँ से किस तरफ को चल रही हैं उनके बारे में अगर पढ़ना है, तो सारी कंट्रीज़ के नाम वहाँ पर आएंगे। तो अगर आपको कंट्रीज़ के नेम ही पता नहीं होंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट ईजिली समझ नहीं आते। तो दैट्स वाई वर्ल्ड मैप से पढ़ना जो होता है वो सबसे सफिशियंट रहता है। तो सबसे पहले तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ के ऊपर, तो टोटल हैं 7 कॉन्टिनेंट। कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट। सभी का नाम ए से ही शुरू होता है। 6 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम ए से शुरू है, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम ई से शुरू है। तो सबसे पहले तो चलते हैं अपने वाले कॉन्टिनेंट में, जो सबसे बड़ा भी है एरिया वाइज अगर देखोगे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो आपको मिलेगा दैट इज़ एशिया। एशिया के बाद सेकेंड आप देखोगे तो अफ्रीका आपको मिल जाएगा। अफ्रीका के बाद आप जाओगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, देन साउथ अमेरिका मिल जाएगा, उसके बाद अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूरोप है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू सा कि 7 कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। एक कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिया, ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है जीलैंडिया। अब ये जीलैंडिया की स्टोरी क्या थी तो मैंने 2017 से आपको बता दी है कि न्यूज़ में आता है 2017 दैट न्यू कॉन्टिनेंट हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, बाद में क्यों इसको कॉन्टिनेंट में नहीं रखा, क्यों इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट में भी नहीं रखा, क्योंकि साइज ही फिट नहीं बैठ रहा है दोनों केसेस में। दैट्स वाई इसको अभी हमने ऑफिशियली 8th कॉन्टिनेंट कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, डू रिमेंबर दैट। उसके बाद जब यूरोप और एशिया मिलते हैं, अब देखो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ऊपर, दिस वन, ये एशियन कॉन्टिनेंट है।
अब यूरोप और एशिया एक माउंटेन के ज़रिए मिलते हैं आपस में, दैट इज़ यूराल माउंटेन्स। जहाँ पे ये मिलते हैं उस रीजन को बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू नोट। एंड दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की साइड में बड़े सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए याद मत करना चाहे से भी कोई चक्कर नहीं उसका, जैसे सोलोमन आइलैंड आपको यहाँ पे मिलेंगे, फिजी आइलैंड आपको मिल जाएगा, नीचे न्यूजीलैंड आपको मिल जाएगा। तो बोलते हैं जब ऑस्ट्रेलिया को हम साथ में छोटे छोटे आइलैंड्स के साथ सम अप करते हैं तो उस एरिया को बोल देते हैं ओशिनिया। क्या बोल देते हैं? ओशिनिया। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आएगी। जैसे माइक्रोनेशिया है, यहाँ पे पॉलिनेशिया है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे पर अभी नहीं पढ़ेंगे। मेलेनेशिया इज़ देयर, पर ये तब पढ़ेंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया के पास चलेंगे या फिर अलग से ही इसके बारे में पढ़ लेंगे। तब फिर हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोनेशिया के अंडर कौन कौन से आइलैंड्स आ रहे हैं, कौन कौन से पोलिनेशिया के अंडर हैं, कौन कौन से मेलिनेशिया के अंदर हैं। तो याद रखना इनको। ज़ीलैंडिया की मैंने आपको स्टोरी बता दी, डू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ एरिया वाइज अगर देखें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो देखो मैंने जैसे आपको पढ़ाए ना कॉन्टिनेंट्स वैसे ही हैं। फर्स्ट पे हमने एशिया देखा, सेकंड पे हमने अफ्रीका देखा, फिर मैं डायरेक्टली आपको नॉर्थ अमेरिका लेगी, फिर मैं लेगी आपको साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका हम गए थे। हाँ, यहाँ पे मैंने बाद में क्या बोला था, पहले ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था, बट एनीवेज वो तो मैंने कॉन्टिनेंट्स बताए। पर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जब भी आता था, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जब भी आता था, सबसे इजी क्वेश्चन ये बचपन में रहा होता था। जीके की बुक आती थी ना, याद है ना? तो ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज़ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। एंड यूरोप की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा 6th नंबर पे, ठीक है? तो 6th पे यूरोप है और 7th पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया वाइज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे रैंकिंग थोड़ी सी चेंज होगी। एशिया तो फर्स्ट पे ही है, एरिया के अकॉर्डिंग भी और आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। सेकंड पे अभी भी अफ्रीका है, तो फर्स्ट और सेकंड पे तो सेम ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी भी। थर्ड रैंक के ऊपर आप देखोगे कि और यूरोप की जो पोजीशन है वो आ जाती है। थर्ड रैंक पे यूरोप आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका ये ऊपर आप देखते हो रहने के लिए काफ़ी टफ टेरेन यहाँ पे मिल जाता है। दैट्स वाई यूरोप में माना जाता है कि ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन आपको मिलेगी कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिका। फिर फोर्थ के ऊपर आपको मिल जाएगी नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ आ जाएगा अगेन साउथ अमेरिका। अब एंटार्क्टिका के अंदर तो नहीं होगी ना पॉपुलेशन, इसको हम कॉमन सेंस से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एंटार्क्टिका तो 7th रैंक पे आएगा, उससे पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिकॉज 6th रैंक क्यों है? एक तो एरिया कम है और दूसरी बात छोटा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन अल्टीमेटली कम ही होगी, ठीक है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे याद रखना रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट और सेकंड रैंक सेम है। थर्ड पे यूरोप आ जाएगा और लास्ट रैंक पे कौन आ जाएगा? एंटार्क्टिका आ जाएगा। तो आप सोच ही सकते हो एंटार्क्टिका पूरा का पूरा बर्फ़ से कवर्ड है। तो बर्फ़ से अगर कवर्ड है कोई चीज़ तो यू कैन इमेजिन कि अगर बर्फ़ से चीज़ें कवर्ड हैं तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, लाइफ जो होती है वो टफ़ हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन आपको काफ़ी हद तक कम मिलेगी, ठीक है। ओके ना, वो आपको ओशंस के बारे में पता होना चाहिए। ओशन के लिए लो मैंने कहीं पे ये ट्रिक देखी थी, दैट इज़ पैसा। पैसे से आप याद रख सकते हो अबाउट द ओशंस ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहले पी फॉर पैसिफिक ओशन, ये आ गया आपका पैसिफिक ओशन। 2 बार क्यों है मैं आपको रुको गूगल अर्थ पे भी दिखा देती हूँ। सेकंड आता है आपका अटलांटिक ओशन, ये वाला आ जाता है अटलांटिक ओशन। एस सी शेप बनती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कभी भी ना जो डायरेक्शन होती है आपकी वो किस तरफ को होती है? नॉर्थ से साउथ होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है। पढ़ते हो ना, इस तरह की डायरेक्शंस आपने पढ़ी हैं। तो जब नॉर्थ वाले अटलांटिक ओशन की बात होगी तो उसके आगे एन लगा देना, जब साउथ वाले अटलांटिक ओशन की बात होगी तो उसके आगे एस लगा देना, ठीक है। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, सेम इज़ विद द पैसिफिक ओशन। फॉर एग्जांपल जब नॉर्थ अमेरिका की साइड में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका की साइड में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेते हैं साउथ पैसिफिक ओशन। उसी तरह से अटलांटिक का भी केस है, पर इंडियन ओशन के केस में ऐसा नहीं है बिकॉज ये साउथ वाले पोर्शन में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद आर्कटिक ओशन, ऊपर देखो टॉप पे आर्कटिक ओशन, रशिया के ऊपर चले जाओ, दिस इज़ योर आर्कटिक ओशन। एंड ये आ जाता है आपका सदर्न ओशन। एंटार्क्टिका वाला जो ओशन है ना उसको सदर्न ओशन बोलते हैं। कहीं कहीं जगह पे आपको मिल जाएगा दैट इज़ द एंटार्क्टिक ओशन लिखा हुआ, बट जो एक्चुअल टर्म है दैट इज़ द सदर्न ओशन। अब देखो जो इनका साइज़ है उसके बेसिस पे कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा डीपेस्ट है उसके हिसाब से भी यही रहेंगी आपकी रैंकिंग्स 1 2 3 4 एंड 5 पैसा के अकॉर्डिंग।
पैसिफिक आएगा सबसे पहले, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सदर्न ओशन है, फिर आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो अगर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, एरिया एंड वॉल्यूम, कोस्ट लाइन नहीं है यहाँ पे, पहले देखेंगे डेप्थ, एरिया एंड वॉल्यूम, अगर इन 3 कैटेगरीज के ऊपर देखें तो वही रहेगी आपकी ट्रिक, ठीक है, पैसा। बाकी अगर कोस्ट लाइन के बेसिस पे देखोगे तो आप सोचो एंटार्क्टिका में थोड़ी ट्रेडिंग चल रही है, कोई लेन देन थोड़ी चल रहा है चीज़ों का, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन की ज़रूरत भी नहीं है, और वो प्लेन सी कोस्ट लाइन है। अब देखो जब भी शिप्स आती हैं ना, बंदरगाहों पे आती हैं, तो अगर तो ऐसे है लैंड टेरिटरी जिगजैग फॉर्म में है, तो यहाँ पे शिप्स आराम से आके रुक सकती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल कम होगा। पर सोचो कोई कंट्री है जिसका बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आपको कोस्ट लाइन मिल रही है, तो उतनी ही डेप्थ होगी जितनी आगे जाके थी, तो यहाँ पे शिपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंटार्क्टिका का जो कोस्ट लाइन है वो कुछ हद तक सीधा है, क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो यहाँ पे रैंकिंग जो है वो लास्ट पे चेंज हो जाएगी, आर्कटिक पहले आ जाएगा और सदर्न बाद में चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट लाइन। बाकी के 3 रैंक सेम ही रहेंगे। अब देखो चलो पैसिफिक दिखा देती हूँ मैं आपको कि 2 बार क्यों दिखा आपको पैसिफिक ओशन। ये देखो दिस इज़ योर नॉर्थ अमेरिका, ऊपर वाला पार्ट ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, एंड ये नीचे आपको दिखेगा साउथ अमेरिका, दिस वन। अब ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ना आपको पूरी ब्लू कलर की, दिस वन, दिस इज़ योर पैसिफिक। क्योंकि हमने अर्थ को सीधे पेज पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप जब इसको ज्वाइड पोजीशन में देखोगे तो पैसिफिक ओशन तो पूरा जुड़ा हुआ है आपस में। तो वो क्यों दिखाया गया है इस तरह से, यहाँ पे क्यों दिखाया गया है, यहाँ पे क्यों दिखाया गया है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ये पेज के ऊपर दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जब जियोइड शेप देखते हो आप अर्थ की, तो जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, तो जुड़ा ही हुआ है। ये देखो थोड़ा सा इस तरह से देख लो, ये देखो जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, बट द रीज़न इज़ पेज की वजह से हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो आज तो हमने साउथ अमेरिका करना है, तो हम यहीं पे फोकस रखेंगे शीट को। चलो जी, ओके। तो कॉन्टिनेंट्स एक बार फिर से देख लो अर्थ के ऊपर, ये देखो आगे ना आपके सारे जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, ये आपका एशिया आ गया, यहाँ पे आपका देखो ये आ गया आपका यूरोप वाला एरिया, ये नीचे देखो अफ्रीका आ गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये दिस वन इज़ योर अफ्रीका। उसके बाद चलो टॉप पे आ जाओ, ये आपका आर्कटिक ओशन वाला एरिया आ गया, और जो आर्कटिक बेसिकली कॉन्टिनेंट है वो आ गया। उसके बाद आप चलोगे साइड में, 1 सेकेंड, आर्कटिक ओशन बोलना था मैंने, आर्कटिक वो बोल दिया कॉन्टिनेंट, हाँ आर्कटिक ओशन बोलना था। तो ये चीज़ें देख लो एक बार ओवरव्यू करके। एंड दिस इज़ योर अटलांटिक ओशन, ये पूरा का पूरा एस शेप जो बन रही है यहाँ पे। और उसके बाद चलो सदर्न, देखो सदर्न ओशन आपको यहाँ मिल जाएगा एंटार्क्टिका की साइड में, और ये वाइट कलर की जो शीट दिख रही है ना आपको, दैट इज़ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन आ गया, ऊपर नॉर्थ अमेरिका हमने देख लिया। तो देखो इस तरह से अपनी अर्थ है, और ये ऑस्ट्रेलिया रहेगा, और यहाँ पे हमने ज़ीलैंडिया भी देख लिया था। आई जस्ट होप ये चीज़ें आपको अब क्लियर हैं, और कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने देख लिया। बिल्कुल बेसिक से हमने चीज़ें कवर अप की, क्योंकि ये पढ़ना ही बेसिक से पढ़ता है, अदरवाइज़ ये तो कभी भी समझ नहीं आएगा। अब देखो अर्थ है ना जो आपकी, वहाँ पे बोला जाता है कि इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जो नॉर्थ डायरेक्शन में आता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में आता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब स्फेयर और सर्कल में क्या फ़र्क होता है, सर्कल आप ड्रॉ करते हो कॉम्पस से, और वो बिल्कुल खाली होता है। स्फेयर जो होगा जैसे बॉल है आपकी, कुछ स्टफिंग होगी ना उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ चीज़ उसके अंदर होगी, वॉल्यूम इज़ देयर, तो उसको बोल देते हैं स्फेयर। तो स्फेयर तो होता है इस तरह से, पर अगर उसका आधा कर दूं तो वो बन जाता है हैमी। हैमी का मतलब होता है आधा, और आधा है किसका, स्फेयर का, तो हेमिस्फेयर इसको बोल देंगे। तो इक्वेटर ने क्या किया, हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। एंगल की बात करें तो 0 डिग्री पे इक्वेटर हमारा एंगल बनाती है। उसके बाद एक और लाइन है जो कि इमेजिनरी है, वो सीधी मिलेगी आपको। अच्छा देखो ये इक्वेटर है ना जो आपको, ये लेटी हुई मिलेगी, ऐसे लग रहा है लेटी हुई है पूरी, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ये लैटिट्यूड होती हैं। बड़ी सारी लाइंस मिलती हैं आपको इस तरह से, सारी लेटी हुई हैं, तो उनको बोल देते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपको पता है 90 डिग्री का जब एंगल बनाया करते थे आप लोग, तो बोलते थे ना कि ये लॉन्गिट्यूड बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूड। इसी तरह से आपको और सारे लॉन्गिट्यूड मिलेंगे लाइक दैट। और ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये आपस में कभी भी पैरेलल नहीं होते। अब जैसे ये लेटी हुई लाइंस है ना, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। और ये जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं नीचे, ये मिल जाते हैं, जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ पे मिल जाते हैं लाइक दैट। लाइंस कैसी हैं, तो सारी की सारी कैसी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस है। बोला गया है एक लॉन्गिट्यूड है जो कि 0 डिग्री सेंटर से पास करता है, और उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन।
क्या बोलते हैं उसको, प्राइम मेरिडियन। अब ये अर्थ को क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये दो तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ोगे, उनकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के थ्रू इक्वेटर पास कर रही है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो 0 डिग्री पे हमने देख लिया क्या था, इक्वेटर था, राइट। 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर जाओगे ना तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या मिल जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वैसे ही अगर साउथ में आओगे 23.5 डिग्री पे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। याद है ना, आर्कटिक ओशन वाला पार्ट था यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो 66.5 डिग्री साउथ पे मिलेगा आपको एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे क्योंकि ये लाइंस बार बार आएंगी जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे होंगे। तो हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द साउथ अमेरिका। पहले तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है साउथ अमेरिका के अंदर वो क्लियर होनी चाहिए। हम कुछ माउंटेन्स के बारे में देखेंगे, अगर वॉल्केनोज़ यहाँ पे प्रेजेंट है तो वॉल्केनोज़ के बारे में देखेंगे, रिवर्स आ गई, लेक्स आ गए, अगर डेजर्ट्स प्रेजेंट हैं, रेगिस्तान प्रेजेंट है तो उनके बारे में पढ़ना है। कुछ ऐसी सिटीज़ होंगी जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि वो न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलती है। कैपिटल मैं नहीं बोलूँगी आपको कि अभी के अभी सारी कैपिटल्स याद कर लो, क्यों? क्योंकि याद भी नहीं रहेंगी उतनी जल्दी। तो उसके लिए हम शॉर्ट वीडियोस बनाया करेंगे, डेली की 3-4 कैपिटल्स याद कर लिया करेंगे सो दैट कैपिटल्स आपको पता रहे। बट जो यूपीएससी के अलावा एग्ज़ाम्स आते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, आपके डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ पे कैपिटल्स पूछी जाती हैं, पर सिर्फ उतनी ही कैपिटल्स पूछी जाएंगी, उतनी ही राजधानियाँ पूछी जाएंगी जो कंट्रीज़ न्यूज़ में चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि सारी कंट्रीज़ की कैपिटल्स का पता होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल्स इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, बट येस कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका की ही अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक कंट्री है अर्जेंटीना। कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना। मैं रैंडम करवाऊंगी आपको कंट्रीज, बस याद होने से मतलब है। और बॉर्डरिंग कब याद करोगे आप? अच्छा देखो, जो बॉर्डर कंट्रीज़ होती हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पर सारे ज़रूरी नहीं है, अगेन जो न्यूज़ में चले होते हैं थ्रू आउट द ईयर उनके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब जैसे अर्जेंटीना का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अभी साउथ अमेरिका हम पढ़ना शुरू नहीं कर रहे, अभी मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो अर्जेंटीना का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक समिट हुआ ब्रिक्स का। ब्रिक्स बेसिकली 2001 में बना था ये, और 2008 में यहाँ पे 4 कंट्रीज़ ऐड हुई थी। कौन कौन सी? एक थी ब्राज़ील, एक थी रशिया, और एक थी इंडिया, और फिर बनी थी एक थी चाइना। ये 2008 में ऐड हुए थे इस ग्रुप के अंदर। क्या पर्पज़ है इस ग्रुप का? तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका एक ग्रुप बनाया था कि ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स के अंदर आती हैं, दे विल बी सुपर पावर्स बाय द एंड ऑफ 2050। 2050 तक ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ होंगी। क्या ये इशू है वो तो बात की स्टोरीज़ है, पर इतना से याद रखो जैसे 2001 में बना, 2008 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ इसमें ऐड हुई। 2010 में एक और कंट्री ऐड होती है, दैट इज़ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के एडिशन पे ये बन गया था ब्रिक्स। फिर उसके बाद ना 2023 में क्या किया गया, एक इनविटेशन भेजा गया। किस किस को? 6 कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा गया था। अगर साउथ अमेरिका की बात करूं तो अर्जेंटीना को भी एक इनविटेशन गया था कि डू यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इन्होंने मना कर दी थी, दे डिनाइड। ठीक है, तो इस वजह से कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ कंट्री आ गई न्यूज़ में, तो इसकी आपको पहले तो बॉर्डर कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। तो साउथ अमेरिका है ये वाला पूरा, और यहाँ पे देखो अर्जेंटीना की साइड में कौन कौन सी कंट्री मिलेंगी। एक तो मिर्ची की शेप की आपको कंट्री मिल जाएगी जिसको बोलते हैं चिली। तो चिली की स्पेलिंग है LE, ठीक है, और जो खाते हैं उसकी आ जाती है LLI, लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है याद रख सकते हो। चिली इसको बॉर्डर करती है, बोलिविया के साथ ये बॉर्डर करती है, पैराग्वे के साथ, उरुग्वे के साथ, और ब्राज़ील के साथ। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हमने करनी है सारी न्यूज़ आर्टिकल्स की, पर करेंगे थ्रू शॉर्ट वीडियोज़, ताकि 1 मिनट में आप रिवाइज़ कर लो, बाइंड अप कर लो चीज़ें। ठीक है, अर्जेंटीना के बारे में और क्या पता होना चाहिए? यहाँ का डेजर्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहाना तो मिल गया ना कंट्री को न्यूज़ में आने का। तो अब जो इसकी स्टैटिक चीज़ें हैं,
कोई रिवर अगर यहाँ से पास कर रही है, कोई ओशन करंट यहाँ से पास आउट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वन बाय वन वी विल कवर एवरीथिंग। जैसे हमने हिस्ट्री की चीज़ें कवर करी हैं, आई जस्ट होप आप वो देख रहे हो। हिस्ट्री के जो वीडियोस होते हैं वो आते हैं सुबह 10 बजे, एंड जो आपकी ज्योग्राफी की वीडियो आज से शुरू हो रही है ये डेली आएगी 7 PM पे। मंडे टू फ्राइडे इसकी टाइमिंग रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट आने वाला है स्टार्टिंग में, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये 7 बजे रखा है, आराम से देख लिया करना। 30 मिनट से ज़्यादा का लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, अदरवाइज़ चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, चलिए जी साउथ अमेरिका के साथ शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो एक कंट्री तो आपने अर्जेंटीना, आई थिंक ये आपको अब फिट बैठ गया दिमाग के अंदर कि अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल इज़ वेरी इजी, ब्रासीलिया। तो ये कैपिटल तो याद ही रह जाएगी, ब्राज़ील की तरह नाम है ब्रासीलिया। और लोकेशन की अब बात करें तो ये तो 2 कंट्रीज़ ऐसी बता दी मैंने जो हमने अभी देख ली। ब्राज़ील का आपको पता होता है, अर्जेंटीना मैंने आपको बता दिया, चिली जो मिर्ची की तरह शक्ल है जिसकी, तो उसको बोल दिया चिली। अब वाटर बॉडीज़ देख लो इसकी। पहले तो इस तरफ आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन। अगर साउथ अमेरिका के डायरेक्शंस में देखूं इस तरह से, ऊपर आ गया नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ, यहाँ पे आ गया ईस्ट, इधर आ गया वेस्ट। तो साउथ अमेरिका के जब वेस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशन। और ईस्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्योंकि टच कर रहा है बॉर्डर दोनों तरफ, और साउथ वाले को बोल सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। एस शेप थी ना, याद है ना वो, तो एस शेप आ रही है पूरी की पूरी साउथ अमेरिका की साइड में। तो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक वाटर बोल सकते हैं, नीचे साउथ अटलांटिक वाटर बोल सकते हैं। डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप कंट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे तो फटाफट से ये चीज़ें कवर होंगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चलो, ये डायरेक्शन के बेसिस पे मैंने वाटर बॉडीज़ बता दी। आप कैसे याद रख सकते हो कि एक तरफ पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दैट इज़ अटलांटिक ओशन। ऐसे याद रख लेना। ये तो होगी वाटर बॉडी। अब देखो ऊपर बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जुड़ते हुए नीचे क्या बना रहा है, साउथ अमेरिका। अच्छा, साइड में ना चैनल्स भी होते हैं, वाटर चैनल्स, वो उनका अलग वीडियो आएगा। अभी हम सिर्फ कंट्रीज़ पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये पहली चीज़ थी। अब नोटिस करना इस मैप के अंदर 2 लाइंस पास कर रही हैं यहाँ पे, एक 0 डिग्री पे, एक 23.5 डिग्री पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 23.5 डिग्री। याद करो अर्थ के स्ट्रक्चर में अभी बोला मैंने कि एक 0 डिग्री आता है, नॉर्थ की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, नीचे जाओगे अगेन 23.5 डिग्री साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो आपका साउथ अमेरिका है ये सदर्न वाले पार्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, साउथ वाले पार्ट में लाई कर रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो भूल जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास नहीं करती। पर 2 लाइंस ऐसी हैं जो कि साउथ अमेरिका से पास कर रही है। कौन कौन सी? एक आ जाएगी आपके पास इक्वेटर, एंड दूसरी आ जाएगी आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन कौन सी आ गई? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सबसे पहले तो कुछ कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो यहीं पे देख लो मैप के अंदर। एक कंट्री है यहाँ पे, दैट इज़ कोलंबिया। ये वाली देखो, कोलंबस की याद है ना, तो कोलंबिया, उसने यहाँ पे पैर रखा था सबसे पहले, कोलंबिया। दिस कंट्री इज़ नोन एज कोलंबिया। कोलंबिया की एक खास बात है कि ये पैसिफिक ओशन के साथ भी पानी, जो इसका पैसिफिक का पानी है उसके साथ भी टच करता है, और ऊपर अटलांटिक का जो पानी है उसके साथ भी टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में याद रख लेना। क्या क्या देखा? पैसिफिक के साथ भी कनेक्ट कर रहा है और अटलांटिक ओशन के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कोलंबिया के बारे में हो गया। तो अभी तक आपको कितनी कंट्रीज याद होगी? एक आपने ब्राज़ील देख ली। ठीक है, ब्राज़ील के बाद आपने अर्जेंटीना देख ली, अर्जेंटीना के साथ आपने चिली देख ली, चिली के बाद आपने क्या देखा? कोलंबिया के बारे में देख लिया। ठीक है, 1 सेकेंड, चलो आ जाओ जी यहाँ पे। अब ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। लो, अब यू कैन इमेजिन इट ऑन गूगल अर्थ। ये देखो, ये आपका ब्राज़ील आ गया इस तरफ, नीचे जाओगे ये आपका अर्जेंटीना आ जाएगा, दिस वन, और ये मिर्ची की तरह शेप दिख रही है आपको, ये वाली, ये आ गई चिली, ये पूरी की पूरी चिली। चिली के बाद हमने देखा कोलंबिया। ये देखो, कोलंबिया के बीच में यहाँ पे एक इस्थमस गया है ना, इस्थमस होता है जो बड़ी बड़ी लैंड बॉडीज़ को आपस में जोड़ता है। ये जो इस तरफ का पानी है दैट इज़ द पैसिफिक वाटर, और ऊपर का पानी जो देखोगे, वैसे तो ये कैरिबियन सी है पर पानी किसका है? अटलांटिक ओशन का। तो 2 वाटर बॉडी के साथ ये वाटर के साथ ये बॉर्डर बनाता है जो आपका कोलंबिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने इतनी कंट्रीज़ देख ली, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखो।
ठीक है, 4 कंट्रीज आई जस्ट होप आपको याद होगी। वन इज़ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया। रैंडम याद करेंगे, कोई कंपल्शन नहीं है, अपने को आराम से याद करेंगे। अब एक और कंट्री आप याद करने वाले हो, एक आइलैंड है गैलापैगोस आइलैंड। गैलापैगोस आइलैंड, बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स, दुनिया भर के बर्ड्स हैं, बड़ी सारी स्पीशीज़ मिलती हैं। फोटोग्राफर्स होते हैं ना जो पॉपुलर, उनको बड़ा क्रेज़ होता है कि गैलापैगोस आइलैंड जाएं, ठीक है, क्योंकि बड़े अच्छे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे उनको वहाँ से। नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क, ये जो गैलापैगोस आइलैंड है ये कौन सी कंट्री की टेरिटरी है? क्योंकि यू कैन नोटिस ये वाटर में जाके कहीं पे प्रेजेंट है। तो जिस कंट्री की ये टेरिटरी है दैट इज़ इक्वाडोर। किसकी टेरिटरी है? तो इक्वाडोर की टेरिटरी है। ये देखो, दिस इज़ योर इक्वाडोर, कोलंबिया के जस्ट नीचे, दैट इज़ इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। जस्ट बिकॉज आपने इक्वाडोर भी पढ़ लिया, चिली भी पढ़ लिया, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। बाकी सारी कंट्रीज़ बॉर्डर बनाएंगी, पर 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। एक है इक्वाडोर और दूसरा है चिली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट कर लो। 2 ऐसी कंट्रीज़ जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं बनाती, एक है चिली और दूसरा है इक्वाडोर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इक्वेटर भी पास कर रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रही है। तो यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए? ये जानना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू इक्वेटर पास कर रही है और कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही है। तो चलो पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू इक्वेटर पास कर रही है, 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही है। इक्वाडोर आपने पढ़ लिया, कोलंबिया आपने पढ़ लिया, ब्राज़ील आपने पढ़ लिया। ये देखो, ये गई आपकी इक्वेटर, इक्वाडोर से शुरू हुई, कोलंबिया से गई और ब्राज़ील से निकल गई। ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की जहाँ से इक्वेटर पास करती है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब देखोगे आप तो ये 4 कंट्री से पास करेगी। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो चिली से शुरू करेगी, अर्जेंटीना में जाएगी, पैराग्वे आएगा और ब्राज़ील से निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक नई कंट्री और पढ़ ली, दैट इज़ पैराग्वे, ठीक है, पैराग्वे। तो चिली आपने पढ़ लिया, अर्जेंटीना आपने पढ़ लिया, ब्राज़ील आपने पढ़ लिया, बीच में एक नई कंट्री अभी आपने देख ली, दैट इज़ द पैराग्वे। चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लो, ये वाले यहाँ पे कर लेते हैं। तो इक्वेटर में अगर आपसे पूछूँ तो आप अगर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, प्रीमियर देख रहे हो, तो आप फटाफट से वहाँ पे चार्ट बॉक्स में लिख भी सकते हो। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री की अगर बात करी जाए तो इक्वाडोर से निकली, कोलंबिया से गई एंड ब्राज़ील से बाहर निकल गई, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो चली जाएगी, ठीक है। चलो वो तो बाद में देखेंगे। दूसरा आपने पढ़ा दैट इज़ अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर पूछूँ तो 4 कंट्रीज़ हैं, पहले तो ऊपर 3 थी, ECB से याद रख लेना। एंड यहाँ पे जब देखेंगे तो चिली से शुरू करेगी, अर्जेंटीना से जाएगी, पैराग्वे से गई और ब्राज़ील से निकल जाएगी। पैराग्वे एक और कंट्री आपको आई जस्ट होप साउथ अमेरिका की पता लगी। 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं, अब यहाँ पे नहीं बताती, खाली एरिया में बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके नाम से लग सकता है कि उनका बॉर्डर शेयर होता होगा, पैराग्वे एंड उरुग्वे। नाम सेम है ना दोनों के, ग्वे लगा हुआ है दोनों के साथ, पैराग्वे, उरुग्वे। नाम से लग सकता है कि इनका बॉर्डर टच करता होगा, पर इनका दोनों का ही बॉर्डर टच नहीं करता। पैराग्वे और उरुग्वे जो हैं वो आपस में बॉर्डर टच नहीं करते। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पैराग्वे एंड उरुग्वे जो हैं आपस में बॉर्डर टच नहीं करते। एंड 2 ऐसी कंट्रीज जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर टच नहीं करती, वो थी एक इक्वाडोर और दूसरी थी चिली, ठीक है। अभी तक इतना ही याद रखो। उसके बाद अब बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें शुरू होने वाली हैं। आज जस्ट बेसिक्स ही एक हमने क्लास ले ली कि क्या क्या चीज़ें हमें वर्ल्ड मैपिंग में शुरू करनी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। उससे पहले एक बार रिवाइज़ कर लो कि क्या क्या चीज़ें आज हमने देखी। तो वी सॉ अबाउट, सबसे पहले पेंजिया हुआ करता था, फिर एलजी बन गया, लॉरेसिया एंड गोंदवाना, बीच में इनके टेथिस सी बन गया था, और फिर इंडिया भी देखो अफ्रीका की साइड में था बिल्कुल, फिर बाद में जाके ऊपर लॉरेशिया से टकराएगा और इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट्स बन के तैयार हो जाएंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स के बाद हमने पढ़ा यूरेशिया क्या होता है, जहाँ पे यूराल माउंटेन्स जोड़ती हैं एशिया को और दूसरी तरफ यूरोप को, उसको बोल देते हैं यूरेशिया। ओशिनिया क्या होता है, तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया छोटे छोटे आइलैंड्स के साथ हम काउंट करते हैं तो उसको बोल देते हैं ओशिनिया। जीलैंडिया की मैंने आपको स्टोरी बता दी। उसके बाद एरिया वाइज हमने लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट देखा। लार्जेस्ट इज़ एशिया एंड स्मॉलेस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन के बेसिस पे लार्जेस्ट अगेन
एशिया ही रहेगा, पर छोटा कौन सा आ जाएगा, तो एंटार्क्टिका आ जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन आपको एंटार्क्टिका में मिलेगी। ओशन के लिए ट्रिक मैंने आपको बता दी, पैसे से याद रख लेना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। डेप्थ, एरिया और वॉल्यूम के बेसिस पे पैसा ही आपकी सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। पर अगर कोस्ट लाइन के बेसिस पे देखो तो सदर्न ओशन की बिल्कुल सीधी है कोस्ट लाइन, तो पानी का यहाँ पे लेवल बहुत हाई होता है और शिप्स जो हैं वो यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा टाइम के लिए। सो ये चीज़ भी याद रखना कि आर्कटिक ओशन 4th पे आ जाएगा और 5th पे सदर्न ओशन चला जाता है। इक्वेटर के बारे में हमने देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर हमने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को शुरू किया। आज हमने सारी कंट्रीज़ नहीं करी, और जो जो कंट्रीज़ आपको पता थी पहले मैंने उन्हीं पे फोकस करा, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना का मैंने बताया न्यूज़ का क्या सिग्निफिकेंस था। फिर इसके बॉर्डर में हमने चिली देखी थी, ऊपर हमने इक्वाडोर देखा और कोलंबिया देखा, पैराग्वे और उरुग्वे। आई जस्ट होप आपको याद रह जाएगा कि दीज आर द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, और ये आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करती। फिर हमने 2 कंट्रीज़ ऐसी देखी जो कि ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही हैं। बाकी सारी कंट्रीज़, टोटल कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी 12 जो सॉवरेन कंट्रीज़ है। अभी बताऊंगी मैं इसके बारे में, अभी हम रैंडम देख रहे हैं चीज़ें। तो 2 ऐसी कंट्री जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, वन इज़ चिली एंड सेकेंड वन इज़ इक्वाडोर। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।